गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में यूपीएसआई के इस बैच पर रीजनिंग की क्लास में मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बताएं। तेजी से सब लोग आ जाएं। फिर मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं। हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं और क्लॉक में कल हम लोग मिरर इमेज टाइम तक क्लियर कर चुके थे। फॉल्टी क्लॉक को भी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था और जो है मिरर इमेज टाइम तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुनील कुमार, उग्र प्रताप सिंह, मुकुल सैनी, अभिषेक चंद्रा तिवारी, योगेश शर्मा, राहुल जी, अभिषेक प्रताप सिंह जी, नागेंद्र जी, मोहज्जम नवाज, विजय यादव, प्रांजल सिंह, बबलू सिंह, आजमगढ़ स्टडी मटेरियल, आजमगढ़ की तरफ से गुड मॉर्निंग, इलाहाबाद की तरफ से आप सभी लोग गुड मॉर्निंग। चलिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्वाति जी, आशुतोष जी, राहुल सिंह जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रेम और नमस्कार। आइए चलिए आ जाइए सब लोग। सर जी जय हिंद सर। एनटीपीसी हम लोग अटेंड कैसे हो पाएगा सर? सर आपने बोला था अपना नंबर देंगे। ओके, मयंक भारद्वाज सर क्लास अभी भी पब्लिक हो रही है। ओके, नोट्स आ गए। अभिषेक प्रताप सिंह, हाँ नोट्स आपको मिल चुके हैं। क्लॉक का हैंड रिटेन नोट्स अभी जो है भेजा गया है आपको। अपडेट हो रहा था नोट्स और सीट भी आपको भेज दी गई है। क्लॉक का हैंड रिटेन नोट्स और सीट दोनों ही आपको प्रोवाइड कर दी गई है। क्लियर? क्लॉक का हैंड रिटेन नोट्स और सीट दोनों ही आप लोगों को मिल चुके हैं। आप देख लीजिए उसमें जी। हाँ आ गए। चलिए, तो अब आज से आप लोग प्रश्न लगाना शुरू करें और आज से हम लोग इस प्रक्रिया से थोड़ा सा जो है क्लॉक को आज और कल में हम लोग समाप्त कर लेंगे। इसके बाद मैं सीट सॉल्यूशन करा दूंगा तो एक बड़ा टॉपिक आपका क्लॉक समाप्त हो जाएगा, है ना। देखिए, विधिवत तरीके से आप लोग आराम से पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है समय लगता है, लेकिन एक बार आप समय रहते चीजों को पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के टॉपिक्स को पढ़ने में और देखने में। क्लियर है जी? चलिए हाँ, प्रभुनाथ द्विवेदी सर मैं ब्लॉक हूं क्या? नहीं प्रभुनाथ जी आप ब्लॉक नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको पढ़ रहा हूं। आइए, आप बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको पढ़ रहा हूं। चलिए शुरुआत किया जाए। सर हिंदी का रस चैप्टर समझ में नहीं आया। ओके, सूर्य त्रिपाठी रस तो आसान है बेटा, है ना। हाँ, कल एनटीपीसी बैच के लिए जो आप लोगों ने समर्थन प्रदान किया और आप लोगों ने जो अच्छे अच्छे कमेंट किए, इसका तो मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों के प्रति। और आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका हाथ जोड़ के आभार। हम इसके लिए आपके आभारी हैं, है ना। इसी तरह आप अपना समर्थन और सपोर्ट हम लोगों के लिए बनाए रहे। चलिए देखिए, क्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे और क्लॉक में हम लोगों ने कल मिरर इमेज टाइम पढ़ा था। क्लियर? अब एक चीज और इस मिरर इमेज टाइम में देखना है। अगर हम यूपीएसआई 2016 का पेपर देखें, यूपीएसआई 2016 का अगर हम पेपर देखें तो मिरर इमेज टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है क्लॉक में, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है। क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे नहीं पूछा गया है। तो मिरर इमेज टाइम में एक और कॉन्सेप्ट हमारा यहां से बनता है जिसको हम कहते हैं ऑड एंड इवन नंबर
मिरर, ऑड एंड इवन नंबर मिरर। इसको हम लोग कहते हैं सम और विषम संख्याओं वाले दर्पण। सम और विषम संख्याओं वाले दर्पण, ऑड एंड इवन नंबर मिरर, है ना। सम एवं विषम संख्याओं वाले दर्पण इसको हम लोग कहते हैं। हाँ देखिए यहां पर, हाँ यहाँ पे देखिए, सम एवं विषम संख्याओं वाले दर्पण हम लोग इसको कहते हैं ऑड एंड इवन नंबर मिरर्स, हम लोग इसको कहते हैं। ये जो है हमें अलग से एक टॉपिक पढ़ना है। ये होता तो मिरर इमेज टाइम ही है, लेकिन मिरर इमेज टाइम में एक लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक आपका यहां से बनता है। आपकी सीट में इसके सवाल भी डाले गए हैं। अगर आपकी सीट में देखा जाए तो इसके सवाल भी डाले गए हैं। समझने में थोड़ा सा ये टफ होता है। जैसे देखिए, इसको पूरा करते हैं। सपोज करिए कि किसी घड़ी में, मान लीजिए जो राइट टाइम है, किसी घड़ी में राइट टाइम है वो 8:42 हुआ है। सपोज करिए 8:42 हुआ है। किसी सभागार में या कॉन्फ्रेंस हॉल में जब हम दर्पणों को लगाते हैं, किसी सभागार में या कॉन्फ्रेंस हॉल में जब हम दर्पणों को लगाते हैं, तो उन दर्पणों को जब हम देखते हैं, उन दर्पणों की संख्या को जब हम देखते हैं, तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी क्या होती हैं, आसान होती हैं। क्लियर? चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, थोड़ी सी आसान होती हैं। क्लियर? अब यहां से देखें आप, जैसे किसी दर्पण में, हमने जब किसी दर्पण को देखा, जैसे सपोज करिए घड़ी को, जैसे सामने घड़ी लगी है, उसके सामने एक दर्पण लगा है, फिर इस दर्पण के सामने एक और दर्पण लगा है, फिर उस दर्पण के सामने एक और दर्पण लगा है, फिर उस दर्पण के सामने एक और दर्पण लगा है। ऐसे संख्यात्मक मान में हम बहुत सारे दर्पण कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर लगा सकते हैं, जिनके प्रतिबिंब आमने सामने एक दूसरे में दिखाई देते हैं। जैसे जब हम किसी हेयर कटिंग की दुकान में बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि दर्पण में आपके अनगिनत प्रतिबिंब दिखते जाते हैं, जितने पीछे तक जब आप लोग देखते हैं। तो ऐसे सम एवं विषम संख्या वाले दर्पणों से भी आपके प्रश्न बनते हैं। क्लियर? सम एवं विषम संख्या वाले दर्पणों से भी आपके प्रश्न बनते हैं। गौर से देखिए वो प्रश्नों की कंडीशंस क्या है, उन प्रश्नों की स्थिति क्या है, तो उन प्रश्नों को उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हम कुछ दर्पणों का उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवार पर हमने इतने सारे दर्पणों को इकट्ठा किया। क्लियर? ये दर्पण ऐसे लगाए गए हैं कि एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में साफ साफ दिखाई देता है, आमने सामने के दर्पण है। और घड़ी की सुइयां 8:42 बता रही है। ये पहला दर्पण है, ये दूसरा दर्पण है, तीसरा दर्पण है, चौथा दर्पण है, पांचवा दर्पण है, छठवां दर्पण है। क्लियर? अब अगर हम फिर समझिए कंडीशन को, घड़ी लगी है, घड़ी के सामने एक दर्पण है, इस दर्पण के जस्ट सामने दूसरा दर्पण है, दूसरे दर्पण के सामने तीसरा दर्पण है, तीसरे दर्पण के सामने चौथा दर्पण है। ऐसे 100, 200, 500, 1000 एग्जामिनर कितने भी दर्पणों की संख्या को देके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर? अब यहां पर हम लोगों को ये देख रहा है कि 8:42 के प्रतिबिंब को जब आप पहले दर्पण में देखेंगे, जैसे घड़ी को जब आप पहले दर्पण में देखेंगे, तो पहले दर्पण का समय क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 11:60 में से हम 8:42 को घटा देंगे। यही कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो 11:60 में से जब 8:42 को आप घटाएंगे, तो यहां पर पहले दर्पण का जो समय होगा वो बचेगा 3:18। क्या होगा? 3:18। चलिए, इस दर्पण को जब हम दूसरे दर्पण में देखेंगे, इस दर्पण में, तो गौर से देखिए 3:18 है ना, को जब हम दूसरे दर्पण में देखेंगे तो आप फिर इसको 11:60 में से घटाएंगे। भाई एक दर्पण के प्रतिबिंब को, घड़ी के प्रतिबिंब को पहले एक दर्पण में देखा और इस दर्पण के प्रतिबिंब को फिर दूसरे दर्पण में देखा, तो फिर 11:60 में से जब आप 3:18 को घटाएंगे तो फिर यहां पर 8:42 आएगा। फिर जब इसको आप तीसरे दर्पण में देखेंगे तो फिर इसको 11:60 से घटाएंगे तो 3:18 आएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा। फिर यहाँ पे चौथे दर्पण में 8:42 आएगा, फिर पांचवें दर्पण में यहाँ पे 3:18 आएगा, और फिर छठवें दर्पण में यहाँ पे 8:42 आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये है, हम कितनी भी संख्या के दर्पण यहाँ पर लगा दें, हम कितनी भी संख्या के दर्पण यहाँ पे लगा दें, लेकिन जो समय आएगा वो हमारा 2 ही आएगा। कौन कौन सा? हाँ, कौन कौन सा?
या तो 3:18 आएगा या तो 8:42 आएगा। यहां पर एक और बात ध्यान देने योग्य है, गौर से देखिए, जितने भी सम संख्या वाले दर्पण हैं उन सम संख्या वाले दर्पणों का समय वही है जो वास्तविक समय है। सभी सम संख्या वाले दर्पणों का समय हमेशा समान होगा और जो सम संख्या वाले दर्पणों का समय होगा वही आपका क्या होगा बताइए, वास्तविक समय भी होगा। जो सम संख्या वाले दर्पणों का समय होगा वही आपका क्या होगा बताइए, वास्तविक समय भी होगा। और सभी विषम संख्या वाले दर्पणों का समय क्या होगा, समान होगा। सभी विषम संख्या वाले दर्पणों का समय क्या होगा, समान होगा। और सभी विषम संख्या वाले दर्पणों में एक समान समय होगा। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट हमसे निकलता है कि एग्जामिनर हमसे अगर ये कहता है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 300 दर्पणों को लगाया गया है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 300 दर्पणों को लगाया गया है, यदि 129वें दर्पण का समय 129वें दर्पण का समय 3:18 हो, तो बताइए 20वें दर्पण का समय क्या होगा। तो जो भी दर्पण का समय आपको दिया गया हो उसी दर्पण के अगले दर्पण का आप समय निकाल लीजिए। अगर 129वें दर्पण का समय 3:18 है तो 129 ऑड नंबर है, इसका मतलब है जितने भी विषम संख्या वाले दर्पण होंगे उन सभी दर्पणों का समय 3:18 ही होगा, चाहे हम 1000 दर्पण लगा दें। और जितने सम संख्या वाले दर्पण होंगे तो इसी 3:18 को जब आप 11:60 में से घटाएंगे तो अगले दर्पण का समय यहां पे आपको हो जाएगा। तो ये क्या होगा बताओ, 42, और ये क्या होगा बताओ, 8। ये 8:42 हो गया। तो 129 के बाद ये 130वें दर्पण का समय होगा। तो 130वें दर्पण में जो समय होगा वही आपका सभी सम संख्या वाले दर्पणों का समय होगा और वही आपका वास्तविक समय भी होगा, वही आपका वास्तविक समय भी होगा। तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट बस अपने दिमाग में क्लियर करके रखते हैं कि सभी सम संख्या वाले दर्पणों में वही समय होता है जो आपका वास्तविक समय होता है और सभी विषम संख्या वाले दर्पणों का समय बिल्कुल एक समान होता है। क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई, बताइए। हाँ हाँ, क्लियर हुई बात। तो कभी भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 2000 दर्पणों को लगाया गया है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 2000 दर्पणों को लगाया गया है, क्लियर। हाँ, 2000 दर्पणों को लगाया गया है और हमें ये देखना है 2000 नहीं 5000 हो। सम संख्या वाले दर्पणों का समय समान होगा और जो सम संख्या वाले दर्पणों का समय होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, वास्तविक समय होगा। और जो पहले दर्पण का समय होगा, जो पहले दर्पण का समय होगा वही आपका क्या होगा बताइए, सभी विषम संख्या वाले दर्पणों का समय होगा। क्लियर है, बताइए। क्लियर है। तो अब अगर सम और विषम संख्या वाले दर्पणों से संबंधित प्रश्न आता है तो आप लगा लेंगे, बताइए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। हाँ, तो एक प्रश्न अब मैं आपको देता हूं जो आपसे यूपीएसआई पेपर 2016 में पूछा गया था। इसी कॉन्सेप्ट से आपको उस प्रश्न को हल करके हमको बताना है। आइए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने नोट्स भेजा, उसमें हर चीज मेंशन है। देखिए यहां पर एक प्रश्न देख रहा हूं। एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर कुल 140 दर्पणों को लगाया गया है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर कुल 140 दर्पणों को लगाया गया है। एक बात है ना, कुल 140 दर्पणों को लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और इन 140 दर्पणों को जो लगाया गया है तो मैंने आपसे कहा इन दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये लैंग्वेज आपको दी गई थी कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 140 दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर आपसे कहा गया था यदि 17वें दर्पण का समय, यदि 17वें दर्पण का समय 2:49 हो
2:49 हो, 17वें दर्पण का समय 2:49 हो, तो बताइए 33वें दर्पण का समय, 68वें दर्पण का समय और वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय तो बताइए। हाँ, तो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला प्रश्न 33वें दर्पण का समय क्या होगा, दूसरा प्रश्न 68वें दर्पण का समय क्या होगा और तीसरा प्रश्न वास्तविक समय क्या होगा। तो तुरंत आपको आंसर करना है। इसमें बिल्कुल भी अब आपको 1 सेकंड भी आपको इसमें नहीं लेना है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आपको ना तो दर्पण बनाने हैं और ना आपको टाइम लगना चाहिए, है ना। आइए, हाँ, रियल टाइम 9:11, वेरी गुड। 68वें दर्पण का समय भी 9:11 होगा, बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि देखिए जो 17वें दर्पण का समय है बेटा, तो ये 17वां क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो 17वें दर्पण में जो समय होगा वो सभी विषम संख्याओं वाले दर्पण का समय होगा। तो 33वें दर्पण का समय हूबहू वही हो जाएगा, 2:49। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और सभी सम संख्या वाले दर्पणों में वही समय होगा जो आपका वास्तविक समय होता है। तो देखो 68 जो क्या है बताओ, सम संख्या है, तो सभी सम संख्या वाले दर्पणों का समय वही होगा जो आपका वास्तविक समय है। तो अब बताओ 68वें दर्पण का समय अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 68वें दर्पण के लिए। तो अब हम इसको 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो ये 11 बचेगा और ये 9 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9:11। क्लियर है, बताइए। हाँ, क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं ये मान लूं कि पूरा मिरर इमेज टाइम आपको एकदम जबरदस्त है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप सब धुआं धुआं तुरंत कर देंगे। मिरर इमेज टाइम से एकदम कंप्लीट है। अब कोई मिरर इमेज टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो हम लोग वाटर इमेज टाइम की तरफ बढ़ चले। बताइए, क्लियर है मिरर इमेज टाइम? बताएं बेटा। नो प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए, हाँ, अब चलिए, अब आप नई हेडिंग की तरफ बढ़ चलिए। जो अब हम लोगों का अगला हेडिंग है वो है वाटर इमेज टाइम। आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर इमेज टाइम। तो अब अपने दिमाग को थोड़ा सा साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, ताकि मर्ज ना हो टॉपिक। अब चीजें अलग अलग है। देखिए मैं बताता हूं क्या अलग है। सबसे पहले तो बेटा दर्पण की स्थिति अलग है। मिरर इमेज टाइम में जहां दर्पण लंबवत और ऊर्ध्वाधर होता था, वाटर इमेज टाइम में वहीं दर्पण की स्थिति कैसी होती है, क्षैतिज। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से बचना है कि अगर लंबवत व ऊर्ध्वाधर दर्पण पूछा गया तो आपको कनेक्ट करना है कि मिरर इमेज टाइम है, और अगर क्षैतिज दर्पण पूछा गया तो आपको कनेक्ट करना है वाटर इमेज टाइम। हाँ, शिवपाल सिंह जी बेटा, कल मैंने जो है बताया था कि टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है। कोई गुस्ताखी की बात नहीं। अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो ये आपका नुकसान है, साथ में मेरा भी नुकसान है। क्योंकि अगर आप में से एक भी व्यक्ति संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने से चूक गया तो ये आपके द्वारा मेरा भी नुकसान है। तो कल के वीडियो में जब लास्ट में मैं था शिवपाल जी, तो आप उसको देखिए। मैंने पूरा तरीका बताया था कि आप टेलीग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो एक बार आप उस वीडियो को अच्छे से कल से देखिए। फिर भी अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको जुड़ना है। कल मैंने जब क्लास का लास्ट हिस्सा जब आप देखिएगा, उस लास्ट हिस्से में मैंने आपको बताया है कि आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है। क्लियर है? बताएं। हाँ, ठीक शिवपाल जी। आइए, क्षैतिज वाटर इमेज टाइम में जो दर्पण की स्थिति होती है वो क्या होती है बताओ, क्षैतिज होती है, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। बेसिक कॉमन सेंस की बात है। देखिए ये जो डायमेंशन हमारा होता है, ये डायमेंशन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी को कभी भी हम इस स्थिति में नहीं भर सकते, पानी हमेशा इस स्थिति में भरा होता है।
तो ये जो स्थिति होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज, हॉरिजेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं। क्लियर। आइए अब यहां पर हम लोग देखें, अगर हॉरिजेंटल यहां पे दर्पण है या हॉरिजेंटल दर्पण है यहां पे, तो वाटर मिस्ट टाइम में हॉरिजेंटल दर्पण कैसे होता है। तो देखिए हॉरिजेंटल जो दर्पण होता है वो ऐसे होता है, क्यों, क्योंकि पानी को आप यहां, लेकिन यहां पर प्रकाश के बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं। पहली बार तो ये जान लीजिए कि जो वाटर इमेज टाइम होता है वह केवल आवर्स और मिनट्स की सुइयों के मध्य ही बनता है, इसमें सेकंड वाली सुई नहीं हो सकती, क्योंकि पानी में जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो वो मीडियम चेंज होता है और पानी में हम 3 डायमेंशंस को नहीं देख सकते। इसलिए मिरर इमेज टाइम में जहां पर तीनों ही सुइयां होती हैं, कौन कौन सी, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, वहीं पर वाटर इमेज टाइम में केवल 2 ही सुइयां होती हैं, कौन कौन सी, आवर्स और मिनट्स। 2 ही सुइयां होती हैं, कौन कौन सी, आवर्स और मिनट। क्लियर हुई बात। एक बात। दूसरी बात यहां पर देख लीजिए, है ना। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कोई कोण यहां पर ऐसे बना है, तो उसका जब हम प्रतिबिंब में देखेंगे इस कोण का, तो ये कोण हमें नीचे ऐसे दिखाई देगा। ध्यान से समझिएगा चीजों को शुरुआत में, फिर मैं आसान कर दूंगा। इसका मतलब यही होता है जितना कोण ऊपर बना था उतना ही कोण नीचे बन गया, जितना कोण ऊपर बना था उतना ही कोण नीचे बन गया। क्लियर है। हाँ, अब यहां पर गौर से एक चीज और देख लें। यहां पर मैंने आपसे कहा था, कल बताया था कि जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। तो यहां पर दर्पण देखिए क्या है, हॉरिजेंटल है, इसलिए कभी भी हॉरिजेंटल परिवर्तन आपके नहीं होते। यहां पर दर्पण क्या है, हॉरिजेंटल है। तो देखिए कल जब दर्पण ऐसा था तो 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। आज जब दर्पण हॉरिजेंटल है तो यहां पर 9 होता है और यहां पर 3 होता है। तो वाटर इमेज टाइम में 9 और 3 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मिरर इमेज टाइम में अगर हम लोग देखें तो 12 और 6 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दर्पण क्या होता है आपका, वर्टिकल होता है। और मिरर इमेज टाइम में अगर हम लोग देखें तो 9 और 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहां पे जो मिरर होता है वो क्या होता है बताओ, हॉरिजेंटल होता है। क्लियर। तो परिवर्तन की रूपरेखा बेटा कैसे होती है, इस पर बात करते हैं। देखिए इसमें प्रकाश के जब बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं तो वाटर इमेज टाइम में हमें कम क्वेश्चन करके ज्यादा चीजों को समझना है और आसानतम तरीके से समझना है। क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर हम इस घड़ी की स्थिति को देखें, 12, ठीक है, 1, 3, आइए अब यहां पर देखिए अगर 9 और 3 लैंड लॉक हो गए, क्योंकि दर्पण की स्थिति है, क्लियर, तो यहां पर 10 का परिवर्तन 8 में, है ना, 11 का परिवर्तन 7 में, 12 के आसपास के समय का परिवर्तन 6 के आसपास के समय में होता है। 12 और 6 लैंड लॉक है, क्योंकि 180 डिग्री के परिवर्तन नहीं होते। 1 का परिवर्तन 5 में और 2 का परिवर्तन 4 में। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, 8 होगा, है ना। 11 का क्या होगा, 7 होगा। 12 का क्या होगा, 6 होगा, या 6 का क्या होगा, 12 होगा। 1 का क्या होगा, 5 होगा, या 5 का क्या होगा, 1 होगा। और 2 का क्या होगा, 4 होगा, या 4 का क्या होगा बताओ, तो होगा। क्लियर। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात थी जो हम लोगों ने यहां से क्लियर कर लिया। लेकिन अगर हमें इस सवाल को बहुत आसानी से समझना हो तो हम सीधे सीधे 3 चीजों को याद रखते हैं वाटर इमेज टाइम में। ध्यान रखिएगा बेटा। देखिए यहां पे हम सवाल को मिनटों की संख्या से लेते हैं। क्लियर। यदि, ध्यान समझिएगा, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि मिनटों की संख्या 30 हो और यहां पर
यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, यदि मिनटों की संख्या 30 हो, यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो। क्लियर? अब आप यहां पे देखिए, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो हमेशा याद रखिएगा आप 18:30 में से उस टाइम को घटा दीजिए। यदि मिनटों की संख्या एग्जैक्ट 30 हो तो आपको याद रखना है आप 18:60 में से उस टाइम को घटाएंगे, और यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो तो आप 18:90 में से उस टाइम को घटा दीजिए, और यदि मिनटों की संख्या शून्य हो, काल्पनिक हो, तो फिर आपका ये टाइम दिया गया है 10 का 8, 11 का 7, 12 का 6, 1 का 5 और 2 का 4। क्लियर? आगे बढ़िए। अब यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2:26 हुआ। क्या हुआ है? 2:26। तो आप केवल मिनटों की संख्या को देखिए, बिल्कुल आसान दम तरीके से सारे प्रकाश के सिद्धांत काम कर जाएंगे, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। 2:26 है तो यहाँ पे आप 18:30 से इसको घटा दीजिए बेटा, कितना बचा? 4 बचा, और ये कितना बचा बताओ? 0 बचा, और ये कितना बचा? 18 समय 2 गया 16, और 16 का मतलब क्या होता है? 4। तो ये समय आपका आएगा 4:04। यदि मिनटों की संख्या 30 हो तो 30 का मतलब हमेशा ये होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक घड़ी में 10:30 का समय है, तो 180 डिग्री के डिफरेंस के कारण 12 और 6 की सुइयों में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, आप सीधे जो है 18:60 में से 10:30 को घटा दीजिए, तो 30 का 30 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8। तो आपका समय होगा 8:30। ये थोड़ा सा अलग है। और ये 18 अगर 90 हो, जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी में 9:01, अगर मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी में 7:53 हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 18:90 में से घटा देंगे। 18:90 - 7:53, अगर हमने इसको घटा दिया तो बताओ यहां पर जो समय आएगा वो कितना आएगा? 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7, 5 और 6 हो गया, ये कितना बचा? 37, और यहाँ 18 में 7 गया, कितना बचा? 11। तो ये समय आपका हो जाएगा 11:37। ठीक है? अब यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान ना होते हुए, किसी भी किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा होगा कि माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश के विस्थापन के नियम को संतुष्ट करने के लिए आवर्स वाली सुई के विस्थापन को शून्य मान लेते हैं। क्लियर? 180 डिग्री के प्रकाश के परावर्तन के कारण ठीक 180 डिग्री के कोणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कि दुनिया भर की चीजों से आप दूर रहिए, केवल सटीक एक लाइन आप याद रखिए। यहां पर एक चीज याद रख लीजिए, क्या यदि कंप्लीट आवर्स दिए गए हैं तो आपके लिए एक घड़ी है कंप्लीट आवर्स। अब मिनट्स पर जब आते हैं, जब मिनट्स दिए गए, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम है तो 18:30, यदि मिनटों की संख्या जो है 30 है तो 18:60, और यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा है तो 18:90। सारे सिद्धांत अपने आप सेटिस्फाई कर जाएंगे, कभी भी आपके सवाल की कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। क्लियर हुई बात? कभी भी आपके सवाल की कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। वाटर इमेज टाइम जो होता है वो 2 सुइयों के मध्य बनता है केवल। किस किस सुई के मध्य? तो आप कहेंगे बताओ आवर्स और मिनट्स के मध्य, क्योंकि 3 डायमेंशंस में हम तीसरी सुई को नहीं देख सकते। अब बताइए, क्या यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या है कि मामला ये क्लियर हो गया आपको? हाँ। अंकित कुमार यादव सर 90 कैसे आया? बेटा 90 इसलिए आया क्योंकि जब हम किसी सुई को पानी में देखते हैं या किसी लंबवत वस्तु को पानी में देखते हैं तो अपनी वास्तविक अवस्था से थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती है। तो प्रकाश के उस सिद्धांत को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे 1 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं वाटर इमेज टाइम में। क्लियर? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर की चीजों से दूर रहिए, क्योंकि टफ होगा। रिलैक्स रहिए और आराम से पढ़िए। क्लियर? जी, क्लियर हुई बात? बताएं। अब अगर बताइए क्या वाटर इमेज टाइम से कोई प्रश्न आएगा तो आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 चीजें बेटा ध्यान रखनी है। क्या?
दर्पण की स्थिति क्षैतिज हो तो वाटर इमेज टाइम, बार बार बोल रहा हूं, गलती मत करिएगा। दर्पण की स्थिति हॉरिजेंटल या क्षैतिज हो तो वाटर इमेज टाइम होगा, और दर्पण की स्थिति अगर लंबवत हो तो मिरर इमेज टाइम होगा। क्लियर है? हाँ, मिरर इमेज टाइम होगा। क्लियर है? हाँ। 7:33 हो तो 7:33 बेटा अगर हो तो 7:33 का मतलब क्या हो गया, जो भी पूछ रहा है मिनटों की संख्या क्या हो गई बताओ, 30 से ज्यादा हो गई, है ना। तो 11:30 से जब ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, अगर 30 हो तो 11:60 में, और 30 से ज्यादा हो तो 18:90। घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, 4 हो गया, 5 हो गया 57, और 18 में से 7 गया कितना, 11:57 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, 10 का 8 होगा, लिखा तो है यार 10 का, देखिए कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, ऐसे समझिए, जैसे 10 का 8 कैसे हो रहा है, जैसे जितना कोण आपने ऊपर बनाया, देखिए गौर से देखिए, जितना कोण ऊपर बनाया दर्पण ऐसा है, क्लियर है, उतना ही कोण आपका नीचे बन जाएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट वही है। 10 का 8 क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्ट है, जितना कोण ऊपर उतना ही कोण नीचे। जैसे आपने कहा 1 का 5, देखिए अब जैसे दर्पण ये है तो 1 बजे का मतलब ये होता है कि जितना कोण आपका यहां बना उतना ही कोण आपका नीचे की तरफ भी यहां पे बनेगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर है? सूरज राय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात सूरज जी, आप क्या कह रहे हैं, स्पष्ट लिखें तो मैं क्लियर करूं। 18:90 होता है बेटा, जब हम वाटर इमेज टाइम से वास्तविक समय निकालते हैं तो 17:90 होता है, और जब हम वास्तविक समय निकालते हैं 18:90। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ढेर सारी चीजों के कंफ्यूजन में ना जाते हुए मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं। वाटर इमेज टाइम में प्रकाश के सिद्धांतों की बहुत टेक्निकलिटी है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। आप बिल्कुल आसान तरीके से 3 चीजें और एक घड़ी याद रखिए। अगर कंप्लीट आवर्स हैं तो ये घड़ी है, कंप्लीट आवर्स के अलावा अगर मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो क्या होगा बताओ, हाँ 18:30। अगर मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो तो 18:60। अधिक मिनटों की संख्या बताओ क्या हो, 30 हो तो 18:60, यदि मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो तो 18:90। क्लियर है? हाँ। सूरज रात 10:30 का वाटर इमेज क्या होगा, चलिए 10:30 का जो वाटर इमेज होगा, 1 मिनट रुक गया, सूरज का कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। आइए इसको हटा देते हैं। देखो जैसे सूरज पूछ रहा है 10:30 का क्या होगा, तो देखो 180 डिग्री के परिवर्तन के कारण 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कॉन्सेप्ट को समझ लो, सूरज तब क्लियर करो। देखो जब आप लोग टॉपिक को खींच रहे हैं तो मैं पूरे कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। अगर मैं आपके जस्ट नीचे शीशा लगा दूं और आपसे कहूं कि आप इस शीशे पर बिल्कुल ऐसे लंबवत खड़े हो जाइए, क्लियर है, समझिएगा, और मैं आपसे कहूं कि आप अपने प्रतिबिंब को देखिए, तो जब आप बिल्कुल 180 डिग्री पर खड़े होंगे तो शीशे के नीचे आप अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप 180 डिग्री पर है। आप अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए झुकेंगे, और जब आप झुकेंगे तो फिर आप 180 डिग्री पर नहीं रहेंगे। कभी भी जब 12 बजे ऊपर से धूप आपके सिर पर पड़ती है तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि 180 डिग्री पर हम ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ जब जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए जब 12 और 6 पर सुइयां रहती हैं तो 12 और 6 की सुइयों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो मिरर इमेज टाइम हो चाहे वो वाटर इमेज टाइम हो। अब देखो 6 की सुई में परिवर्तन नहीं होता, जैसे आपने कहा 10:30 तो आवर्स वाली सुई तो यहां हो गई और मिनट वाली सुई आपकी चली आएगी यहां। तो आवर्स वाली सुई में तो परिवर्तन होगा, लेकिन जो सुई मिनट वाली है उस मिनट वाली सुई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो 6 पे है। तो अब इसका 30 का 30 रहना चाहिए। तो जब हम इसको मिनटों की संख्या 30 और 18:60 में से जब घटाएंगे तो ये 30 का 30 ही रह जाएगा। तो प्रकाश का सिद्धांत सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ये 8:30 हो जाएगा। इसका मतलब जितना कोण ऊपर बना था अगर हम इसको ले लें उतना ही कोण यहां बन जाएगा। तो ये सुई जो 10:30 पे थी वो तो 8:30 पर आ गई,
लेकिन ये सुई आपकी कहां पे रह गई, 6 पे ही रह गई, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है सूरज अब आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। हाँ सूरज क्लियर है? क्लियर है सूरज? हाँ चलिए ठीक है। चलिए मैं इसके लिए कह रहा हूं कि जो वाटर इमेज टाइम जो होता है इसमें ढेर सारी आपकी टेक्निकलिटीज होती है। इन सभी टेक्निकलिटीज से बचते हुए हमें इन चीजों को थोड़ा सा देखना है। हाँ इन सभी टेक्निकलिटीज से बचते हुए हमें इन चीजों को देखना है और हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्लियर है? चलिए हाँ उग्र प्रताप सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यू वैकेंसी, ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब हमको नहीं पता। उग्र प्रताप सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या है बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, है ना, क्योंकि मुझे इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है जी। चलो चलिए, तो यहां पर आपका वाटर इमेज टाइम और मिरर इमेज टाइम भी खत्म हो गया। अब लास्ट एक टॉपिक क्लॉक में आपका बचता है लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस, तो देखिए लॉजिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि जो आपकी सीट में सवाल 40 से लेके 50 नंबर तक दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन सवाल आपके घड़ी से होते हैं, बेसिक कैलकुलेशन से होते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं उनमें कई सवालों का हल भी दिया गया है। आज आपका क्लॉक मेरी तरफ से समाप्त हो गया। लॉजिकल एनालिसिस को हल कराने का मतलब है सीट सॉल्व कराना। तो पहले आज आप अपनी सीट को अच्छे से हल करें और कल मैं आपको क्लॉक की पूरी सीट हल कराऊंगा, उसमें लॉजिकल एनालिसिस भी हल कराऊंगा। एक बार पूरी ईमानदारी से आप सभी लोग अपनी सीट को हल करें और कल जब बैठें तो सीट का प्रिंट लेके बैठे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्रिंट आपके पास होगा सीट का तो फिर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर समझाने के लिए क्वेश्चन दिखाई नहीं जा सकते। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कल जब आप लोग बैठे तो सीट का प्रिंट लेके बैठे। दूसरी बात, आज सभी प्रश्न जो आपको भेजे गए हैं आप सभी प्रश्नों को लगा लें। मेरी तरफ से आपका क्लॉक आज समाप्त हो गया है अच्छे से। कल हम लोग इसकी सीट सॉल्व कर लेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको भेज दिया है और परसों से हम लोग नए टॉपिक को क्या कर लेंगे, प्रारंभ कर लेंगे। क्लियर है? चलिए 40 क्वेश्चन ही है बिल्कुल। तो 32 से लेकर जो 40 तक के क्वेश्चन होंगे वो लॉजिकल एनालिसिस के होंगे। अगर 40 क्वेश्चन की सीट गई है, मुझे संख्यात्मक मान नहीं पता है कितना है, तो जितने की भी सीट गई है उसमें वो क्वेश्चन लॉजिकल एनालिसिस के होंगे। क्लियर है? जो क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से ना हो और जनरल मेंटल एबिलिटी से हो उसको कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस। क्लियर है? चलिए अखिलेश गुर्जर, जो बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन होता है, चलिए नॉर्मलाइजेशन पर एक पूरा क्लास वीडियो बनाऊंगा 30 से 35 मिनट में, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको बताऊंगा, है ना। अभी उपयुक्त समय नहीं है इसको बताने का। अखिलेश जी आपके निवेदन को मैं स्वीकार करता हूं, मैं जरूर इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर? अभी देखिए 1, 2, 3 दिन एनटीपीसी का जो है क्रैश कोर्स है उसका प्रमोशन चलेगा। आप लोगों का 2-3 दिन सहयोग बहुत जरूरी रहेगा, इसलिए लगातार जो है 2 मिनट का समय निकाल के अच्छे फीडबैक और कमेंट के माध्यम से किसी का भी एनटीपीसी का वीडियो जाए, अपना सहयोग बनाए रखें। क्लियर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।